तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के मैक्रो लेवल से शुरू करके टैक्टिकल डिफेंस अपग्रेड्स के माइक्रो लेवल तक का एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ना कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक बिसात की तरह है, जहां दुनिया के एक कोने में चली गई चाल का असर सीधे जमीनी स्तर पर महसूस होता है। तो बिना किसी पॉलिटिकल बायस के हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर फैक्ट्स और डेटा के जरिए समझेंगे कि कैसे ये बड़े ग्लोबल प्रेशर हमारी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी को आकार दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस विशाल नंबर से, 81,000 करोड़ रुपए। ये भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट का टोटल स्केल है। अब शायद ये लगे कि ये सिर्फ एक आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, राइट? लेकिन यहीं एक बड़ा कैच है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला, जिसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया गया। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि ये कैंपेन असल में मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलाका स्ट्रेट के पास भारत की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति को काउंटर करने की एक कोशिश है। और मलक्का स्ट्रेट चीनी व्यापार और एनर्जी फ्लो के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है। इस एक प्रोजेक्ट का स्केल और इसके आसपास का शोर हमें साफ दिखाता है कि कैसे आज के टाइम में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न कूटनीति का एक जोरदार हथियार बन चुका है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, भू राजनीतिक बिसात। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर उठाया गया हर एक कदम किसी शतरंज की चाल से कम नहीं होता। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये वर्तमान स्थिति को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए $488 मिलियन के पैकेज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसमें 160 किलोमीटर तक मार करने वाली AM-120C8 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। और ठीक इसके काउंटर में हम देखते हैं इंडियन नेवी को, जो अपने MiG-29K फाइटर्स को अपग्रेड कर रही है। कैसे? पुराने रूसी रडार को हटाकर हमारा अपना स्वदेशी उत्तम M2 रडार लगाया जा रहा है और इसके साथ जोड़ रही हैं 220 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र M2 मिसाइलें। यह बिल्कुल एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक देश का रणनीतिक कदम तुरंत दूसरे देश के तकनीकी विकास को ट्रिगर कर देता है। रीजनल राइवलरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, वैश्विक साझेदारियां और मेगा प्रोजेक्ट्स। यहां बात सीधे नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट की हो रही है। तो हम यहाँ फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS के बारे में बात कर रहे हैं। सच कहूं तो ये प्रोग्राम इस वक्त अपने करो या मरो वाले फेज में है। क्यों? क्योंकि डसॉल्ट और एयरबस के बीच लीडरशिप और वर्क शेयरिंग को लेकर काफी गहरे विवाद चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी ने क्लियरली कह दिया है कि उन्हें भारत के इस प्रोग्राम में शामिल होने से कोई भी आपत्ति नहीं है। और अगर डसॉल्ट एयरबस का विवाद नहीं सुलझता तो फ्रांस अपने प्लान बी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जहां भारत एक मेजर पार्टनर के रूप में उभर सकता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सिर्फ एक विकल्प के भरोसे नहीं बैठा है। हम पैरेलली यूके, इटली और जापान के ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम को भी बारीकी से इवैल्यूएट कर रहे हैं। और इस सारे इवैल्यूएशन का मुख्य कारण क्या है? ये नंबर देखिए, 140। आंध्र प्रदेश सरकार ने AMCA यानी हमारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 600 एकड़ जमीन को मंजूरी दे दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका अल्टीमेट टारगेट है लगभग 140 AMCA फाइटर्स का प्रोडक्शन। इस स्केल को इमेजिन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे हो रहा है। इस एम्बिशियस AMCA प्रोग्राम की टाइमलाइन बिल्कुल सेट और काफी एग्रेसिव है। बेंचमार्क्स ये हैं, साल 2027 तक पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा। फिर ठीक अगले ही साल यानी 2028 में इसकी पहली उड़ान तय है और 2034 तक इसका पूरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइमलाइन सिर्फ एक टारगेट नहीं है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इन मेगा प्रोजेक्ट्स और इतने बड़े मास प्रोडक्शन के बीच एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है। हमारी डिफेंस सप्लाई चेन आखिर इस भारी दबाव को कैसे हैंडल कर रही है और खुद को कैसे अडैप्ट कर रही है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे सेक्शन में, आत्मनिर्भरता की ओर कदम। यहाँ पूरा फोकस डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को एकदम इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाने पर है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई है। उन्होंने लखनऊ में एक नई डेडिकेटेड व्हील्स और ब्रेक्स फैसिलिटी सेटअप करने के लिए टेंडर निकाला है। इस एक कदम से सीधे तेजस मार्क 1A और मार्क 2 प्रोग्राम्स को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। इसका मेन फायदा क्या होगा? एक तो जो कंज्यूमेबल बॉटलनेक्स थे वो खत्म होंगे, और सबसे जरूरी बात, क्रिटिकल हार्डवेयर के लिए हमारी जो विदेशी OEMs पर डिपेंडेंसी थी वो कट हो जाएगी।
ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड कदम हैं जो टर्न अराउंड टाइम को कम करते हैं और हमारी सप्लाई चेन की संप्रभुता को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। अब मैक्रो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन से थोड़ा ग्राउंड जीरो की तरफ आते हैं। सेक्शन 4, सामरिक युद्ध क्षेत्र अपग्रेड। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल बैटलफील्ड हार्डवेयर का मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले इस कटिंग एज तकनीक को समझते हैं। डीआरडीओ का इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान एक एडवांस बैंड एएसए यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार विकसित कर रहा है। अब ये कोई नॉर्मल रडार सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्टली अगले पीढ़ी के खतरों को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और इस नए रडार की सबसे तगड़ी खासियत क्या है? मैक 5 की गति का पता लगाना। मैक 5 का मतलब है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज। इस रडार का मेन काम ही उन हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट और ट्रैक करना है जो इस एक्सट्रीम स्पीड पर ट्रैवल करती हैं। और मॉडर्न वॉरफेयर का तो बेसिक रूल है, जो पहले देखेगा वही पहले स्ट्राइक करेगा। ये कैपेबिलिटी बिल्कुल एक गेम चेंजर है। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है ना, वो वाकई में काफी दिलचस्प है। देखिए कि कैसे लेगेसी प्लेटफॉर्म्स को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बिल्कुल नया रूप दिया जा रहा है। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड हमारे T-90 और T-72 टैंकों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ज ट्रैवर्स सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। इसका मतलब पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम्स की छुट्टी और अब टैंक के बुर्ज की 360 डिग्री घूमने की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा फास्ट होगी और उसका थर्मल सिग्नेचर भी कम होगा। इसी तरह 142 ZUT-23 टोपो को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और डिजिटल फायर कंट्रोल के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। ये इफेक्टिवली इन तोपों को एक मॉडर्न काउंटर ड्रोन और लो ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम बना देगा। और एंड में डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज यूएवीज के लिए एक ऐसा नया स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड बना रही है जो आईएसआर यानी इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए 20 किलोमीटर की बेहतरीन डिटेक्शन रेंज देगा। मतलब हर एक पुराने पुर्जे को मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया जा रहा है। लेकिन सुनिए, ये सारे सामरिक अपग्रेड तब तक किसी काम के नहीं है जब तक ग्राउंड पर हमारे सैनिक इन्हें सीमलेसली इस्तेमाल न कर सकें। हाल ही में आर्मी की पश्चिमी कमान ने एरोवेट डिवीजन की एक बहुत ही डिटेल्ड ऑपरेशनल रिव्यू की। यहां पूरा फोकस हाई टेम्पो इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास पर था। इसमें सबसे नोटेबल थे उनके जटिल नदी पार करने के ऑपरेशंस। एक प्रॉपर वॉर सिनेरियो में आगे बढ़ते हुए फ्लोटेशन और फोर्डिंग दोनों तकनीकों की टेस्टिंग की गई। ये इस बात का प्रूफ है कि हम ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं बल्कि एक्चुअल बैटलफील्ड कंडीशंस में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार की हैं। तो जियोपॉलिटिक्स की बिसात से लेकर हाइपरसोनिक रडार और टैंक टरेट्स के ग्राउंड जीरो तक सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इन्हीं सभी डेवलपमेंट्स के बीच ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। FCAS प्रोग्राम का ये करो या मरो का चरण आखिर फ्यूचर के ग्लोबल एयर कॉम्बैट गठबंधनों के लिए क्या मायने रखता है? क्या हम दुनिया के नए गुटों को बनते हुए देख रहे हैं? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब सीधे तौर पर हमारे कल के ग्लोबल पावर डायनामिक्स को आकार देने वाला है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।